सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए दी गई ताज़ा तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया था, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात तस्दीक भी की। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौरी और मुकम्मल जंग बंदी, मुस्तक़बिल में किसी भी हमले के खिलाफ ज़मानत, तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था, जबकि जोहरी तनसीबात ख़त्म करने या मुकम्मल तौर पर जोहरी प्रोग्राम बंद करने से इनका है। लेकिन अमरीकी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादगी जाहिर की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पैगाम लिखकर ईरान पर टाल मटोल करने और गेम्स खेलने का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान अमरीका और दुनिया को 47 साल से धोखा दे रहा है। ट्रंप ने बाराक ओबामा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने हद से ज़्यादा ईरान का साथ दिया है और ईरान को नई और ताकतवर ज़िंदगी दी है, जबकि इजराइली वज़ीर आज़म ईरान में जाकर यूरेनियम कब्जे में लेने की धमकी दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप और नेतन्याहू में राबता हुआ और अमरीकी सदर ने भी फ़ौजी ऑपरेशन का इशारा दिया है। दूसरी तरफ आज़ारान इंक़लाब के कमांडर की मुश्तबा ख़ामनाई से मुलाकात भी सूरत हाल की संगीनी की तरफ इशारा कर रही है। मामलात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, इस सब को डिस्कस ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब। प्रोग्राम में एहतशामुल हक साहब का भी साथ हमें हासिल रहेगा। एहतशाम साहब, शुरू आपसे करते हैं। मंसूर साहब, आपकी इजाज़त से इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, इस्लामाबाद क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि मामलात जंग की तरफ जाते हुए दोबारा गोले बारूद की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी वैद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पहला राउंड हुआ था तो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ग्राउंड कवर किया गया था, इसलिए जेडी वैंस अपनी टीम के साथ आए थे। लग रहा था कि कुछ मायदा हो जाएगा। अब जो इतलात हैं, जो पता चल रहा है, कहा जा रहा है कि जी अगरचे कोई सीरियस डेडलॉक तो नहीं है, लेकिन तअत्तल ज़रूर है। अब इसको कवर करने के लिए आप देख लें, जहाँ एक कतर भी शामिल हो गया, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सारी चीज़ें तय कर रहा था। अब लेटली कतर का बहुत ज़्यादा वो हो गया और पाकिस्तान को लूप में रखा हुआ कि इस जंग को बंद किया जाए। देखिए, अब सूरत हाल मसला जो बन रहा है ना, दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ बैद, जिस पे मामला रुक गया आके, और दो ही चीज़ें अल्टीमेटली तय होंगी। एक तो यह है कि देखें ना, अब सनसेट क्लासेज नहीं रही इसमें रखी गई, जैसा कि 2015 के JCPOA में रखी गई थी कि जी आप 3.67% तक यूरेनियम जो है ना वो आप अफसुर्दी कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। अब यह है कि इस पे झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अमरीकी चाहते हैं टोटली ख़त्म कर दी जाए, प्लस उनको ये लग रहा है कि 60% तो पहले ये कर चुके हैं, वेपन ग्रेड बना सकते हैं, लगा इसको टोटली ख़त्म किया जाए। लेकिन वही मॉरेटोरियम की बात हो रही है। और जहाँ मसला फंसा हुआ है, अमेरिका अड़ा हुआ 20 साल के ऊपर, ये 5 साल थे, 10 साल से कहा जा रहा है कि ईरान 15 साल तक के ऊपर आ गया है कि जी 15 साल तक करेंगे, उसके बाद इसको अब हमें इजाज़त होगी कि सिविलियन पर्पसेस के लिए हम करेंगे। दूसरा बात जो मसला है वो ये है कि वो प्रॉक्सीज़ के ऊपर आगे रुका हुआ है। सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, दो इश्यूज सामने आ गए जो पता चल रहा है। एक तो वो एक नया एलिमेंट शामिल हो गया, शिया वो कहते हैं जो मलेशिया वहाँ पे इराक़ के, वो उनसे बहुत डरे हुए हैं और पता नहीं नेतन्याहू क्या गेम बनाना चाहते हैं। अब उनको भी शामिल कर लिया। हिजबुल्लाह तो अपनी जगह पे है ही है, हमास तो खैर न्यूट्रलाइज़ हो गया किसी हद तक, या हूती हैं जिनके बारे में बाबल मंदम बंद करने की बात हो रही है, तो एक नई गेम बनाएंगे। अभी जो लेटेस्ट इसमें यही आ रहा है कि जी दोबारा से जवाब पाकिस्तान को मिलने के बाद फिर सफारतकारी जो है ना वो तेज़ी के साथ हो रही है। अच्छी बात है जो इतलात आ रही कि दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात बैद ये है कि उनका एक ही मुतालबा है, दो बातें अगर ये क्लियर हो जाएँ तो एक बात पे आके अब जिसको कहना चाहिए सींग फंसा ली है ईरान ने कि जी आप कम से कम ये एश्योरेंस हमें दें कि दोबारा हम पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी आप पे 1 पेज का एक मेमोरेंडम तैयार कर लें, ये जो निटी-ग्रिटी है, टेक्निकल इश्यूज़ है, 1 महीने तक जो है ना वो तय कर लिए जाएंगे, लेकिन एक महीने के तौर पर अपना हॉर्मोज को खोल लेते हैं और आइंदा दोबारा हमला ना। मंसूर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर कमज़ोर डील अगर इसको समझें कि ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो अमेरिका की बात मानता है, तो कमज़ोर डील ज़ाहिर है नई क़यादत को कमज़ोर साबित करेगी, कमज़ोर सुप्रीम लीडर होंगे और फिर इसी तरह पासदारान इंक़लाब के रैंक एंड फाइल में भी ये सवाल उठेगा। यही मसूद पेज़ेश्कियान की ट्वीट या एक्सपोज जो है वो बताती है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने उसूलों पर। एग्जैक्टली अब ईरान के पास चिप्स क्या हैं, किस तरह वो इस सारी सूरत हाल को लेकर चले कि आबना हॉर्मुज़ खुले और यूरेनियम पर भी उसकी ही बात मानी जाए? देखिए जी, ईरान के पास तो असल चिप ईरान के पास ही है जिसका नाम आबना हॉर्मुज़ है। बाकी चीज़ें तो यकीनन वन आफ्टर द अदर जो है उसको एक लिहाज से बस से पुश डालता जाता रहा है। अब तो ये है कि क्योंकि एक पैकेज डील होनी है, उसमें दीगर उमूर को भी शामिल किया जाना है।
असल जो एजेंडा जिसके तहत ये जंग शुरू की गई थी वो तो रिजीम चेंज, वो तो सब एक किस्सा पारीना बन गया है, माजी बन गया है। अब असल में जो यानी जो आप कह लीजिए जो ट्रम्प कार्ड है वो इस वक्त ईरान के पास है और वो आबनाए हुर्मुज़ का है। लेकिन उन्हें इस पे एक चैलेंज दरपेश है कि इस वक्त जो एक जवाबी ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान को दाखिली तौर पे बहुत ज़्यादा एक लिहाज से इकनॉमिक हार्डशिप्स का सामना है और उनके तेल की तरसील जो है और इस तरह जो ओपन मार्केट में नहीं हो पा रही। और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाबंदियाँ आयद हैं ईरान पर, यकीनन वो भी उसकी इकॉनमी को और दाखिली सतह पे जो उनके यहाँ एक माशी बहरान इस वक्त बड़े पैमाने पे इस वक्त दोबारा से सामने आ रहा है, वो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ईरान यकीनन उसे ये 2-3 बार तो एन मुज़ाकरात के बीच उसे जंग का निशाना बनाया जा चुका है। लिहाजा इस बार भी उनकी पूरी कोशिश यही है कि एक ऐसी गारंटी भी इंटरनेशनल गारंटर्स की, वो इंडिविजुअल ममालिक की गारंटी नहीं चाहते, वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत चैप्टर 7 के तहत और इसी तरीके से जो भी स्टेक होल्डर कंट्रीज इस वक्त इन्वॉल्व हैं वो मिलकर जो है इसकी एक गारंटी दे कि अमेरिका और इसराइल दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अब आप जो इस वक्त एटॉमिक उस चीज़ को इशू बनाया गया है यूरेनियम अफजूदगी को, उसके हवाले से इस वक्त भी जो फर्स्ट क्रिएट कर सकता है, स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है, वो आपको इसराइल ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से इस नौइयत के इशारे, इस नौइयत की बातें आ रही हैं कि ये ताकत के ज़ोर से भी जो है उनके पास अफसुदा यूरेनियम जो उसको एक्सट्रैक्ट और उन्हीं की ताल मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये बात कह रहे हैं मुख्तलिफ अपने बयानात की सूरत में कि जो भी उसके करीब जाएगा अफसुदा यूरेनियम के पास, हम उसे हिट करेंगे। तो ऐसी सूरत में यानी इस वक्त ये जो यूरेनियम अफजदगी का मामला है ये भी अभी लायनहल नहीं चला आ रहा है, अगरचे एक मॉरिटोरियम की बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले के जो इफ एंड बट्स हैं वो भी इस वक्त तक हल नहीं हो पा रहे, मुश्किल बना। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे अगर वो चीन वाले दौरे को कनेक्ट करके देखा जाए, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, आलमी मीडिया कहता है कि चीन के ज़रिए अमरीकी सदर जो है वो ईरान पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो एग्जैक्टली चीन के ज़रिए क्या अचीव कर सकते हैं अमरीकी सदर? क्या चीन ये गारंटी देगा कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा या ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा? किस तरह इस सब के बीच में चीन अकेला फिट होता है? अगर इंटरनेशनल गारंटी मांग रहा है ईरान, तो आइसोलेशन में चीन कैसे काम करेगा? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, दो चीज़ें, एक तो जो लेटली पता चल रहा है ना कि जिस तरह मसूद पशकियान साहब के बारे में पता चल रहा है, मंसूर साहब भी बाखबर साहबी हैं, जानते होंगे, वो कहा जा रहा है कि शायद तारीख़ के वो कमज़ोर तरीन सदर हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो अब नहीं पता सुप्रीम लीडर साहब की सेहत के बारे में, क्योंकि आपने देखा अभी तक उस पब्लिक में नहीं आए, एक आध उनका बयान ही बड़े दिनों के बाद उनका एक ट्वीट आया था। अब वो जो हैं पासदारान इनकलाब के अहमद वहीदी साहब, एक्सेस उन्हीं को ही है, वो जाते हैं, बात सुन के आते हैं। एक ये भी है जो इंटरनेशनल मीडिया भी पेंट कर रहा है कि उनके बारे में कुछ पता नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि शायद नहीं है, जो कि इतलात गलत है, मेरा ख्याल है चोट ज़्यादा लगी है, तकलीफ़ है ज़्यादा, या ये कि वो कम बोलते हैं, जो भी बात है, एक ये। दूसरी बात यह है कि जो पावर सेंटर उबैद अगर अपना ईरान में बहुत सारे हैं तो अमेरिका में भी हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, इन्होंने 3 आर्टिकल ऊपर नीचे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी आए हैं, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जी जो पहले फ़ौज खामोश बैठी थी, या उन्होंने 6 बंदे रिज़ाइन करके चले गए, एक आर्मी चीफ को आपने निकाल दिया जर्नलों में, अब वो कह जा रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि जी ये जंग हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। एक और जो सवाल पूछ रहे हैं उसका देखें, 13 तारीख की रात को ये चाइना पहुँचेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, 14 तारीख को मुज़ाकरात होने, 15 को इन्होंने वहाँ से चले जाना, मुश्किल से 2 दिन का दौरा है। और आज भी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी ये कहती है कि ट्रेड डील चाइना जिस तरह की चाह रहा है शायद नहीं मिलेगी ट्रंप को। उसमें वन ऑफ द मेन रीजंस में यही बात कर रहे हैं कि ये जो हल तलब मसला है आबनाए हुर्मुज़ का, चीन के साथ आपने जो मामला ठीक करने हैं, तय करने हैं, वो क्यों नहीं हो रहे। और बहुत सारी इतलात तो वैद ये बता रही हैं, यहाँ से भी गवर्नमेंट के जो कुछ हल्के हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पे हम देख लें ट्रंप की बहुत मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन इस लम्हे कहा जा रहा है कि वो इनिशिएटिव बड़ी हद तक चाइना के पास है। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशान वो है, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देख लें वो पहले उन्होंने अब वो बंद किया अपना वेनेजुएला को, अब कब्ज़े के बाद वो एक बूंद नहीं वहाँ पर तेल की दे रहे, उनको 80% वहाँ से लेते थे, चाइना 95% यहाँ से तेल लेते थे, वो नहीं जा रहा, लिहाजा उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। जैसे अगले दिन भी बात हो रही थी, इकॉनमी उनकी जनाब देख लें मार्च के महीने में 2.7% पे ग्रोथ रेट गया, जो कि 7% था। तो एक ही चीज़ है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जाने से पहले सोचेंगे, अगर से सख्त बयान भी दिए लेकिन ये नहीं कहा कि मैं हमला करूँगा, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बीजिंग के दौरे की तरफ भी देख रहे हैं। से पहले शायद चाइना के इक्वेशन से अगर इसको देखा जाए, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, ज़रा मैं चाहूँगा कि क्विकली हम उसको सम अप करें।
चाइना इसमें आइसोलेशन में किरदार अदा कर सकता है, और जिस तरह से एहतशाम साहब नक्शा खींच रहे हैं, जाहिर है बहुत डिपेंडेंसी है उसकी ईरान की तरफ, कुछ कर सकता है? और ईरान का टिल्ट क्या रहेगा अगर चाइना मेक श्योर करता है, प्रेशर देता है वो कि भाई ये मान जाए आप हमारी बातें? चाइना का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस पूरी जंग के दौरान, तो चाइना ने एक टैसिट सपोर्ट तो दी है, लेकिन चाइना इनिशिएटिव लेने में मैं समझता हूँ ख़ासतौर पे मैदान जंग में आने में, या इस नौइयत की बात है कि जिसका वबाल उस पर आ जाए इन द लॉन्ग रन, और ख़ासतौर पे वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे जो है उसका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो पढ़ना नहीं चाहता। अगरचे अपना जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट है वो यकीनन अमेरिका पे इन्फ्लुएंस जिस अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी इस वक्त जो बाहमी उनके सेटलमेंट की ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से टैरिफ की एक जंग चल रही है, वो भी एक बड़ा, तो चीन नहीं चाहेगा कि वो अपनी दाखिली जो उनके चैलेंजेस हैं उससे हटकर कोई ऐसा कमिटमेंट या कोई ऐसा मैदान अपने लिए खोल ले कि जिसमें उनकी अपनी जो तरजीहात है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो सेटिसाइड हो जाए, और एक ऐसा इशू कि जिसको यकीनन वो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली अपने लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ख्याल करते हैं, वो उनकी इस पूरी जो अमेरिका के साथ डीलिंग है उस पर हावी हो जाए। यकीनन पॉलिटिकली। अच्छा मंसूर, माजरत के साथ एक छोटा सा सवाल मंसूर में अगर आपसे पूछूं, ये कहा जा रहा है कि ईरान के सारे तबके, थोड़ा सा सारे तबकात जो है ना वो चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा भी ना लगे कि जनाब को घुटने टेक दिए ईरान ने, वो भी चाहते हैं कि फेस सेविंग हो। आपको लगता है कि इस तरह डील पे सारे राजी हैं लेकिन निटी ग्रिटी पे राजी नहीं है? जी, यकीनन निटी ग्रिटी पर बहुत सारे तफावत पाया जाता है, ख़ासतौर पर वही जो एक वो ओल्ड गार्ड जिसे आप पासदारान इनकलाब कहते हैं, या उनके जो एक असूल पसंद जो वहाँ पे तबका है, वो यकीनन इस बात पर राज़ी नहीं है। यकीनन पेज़ेश्कियान साहब की सूरत में और दीगर कुछ सियासतदानों की सूरत में उस पर रजामंदी मौजूद है, लेकिन जो ओल्ड गार्ड जिसके पास आप समझ लीजिए जो माजी में जो एक मनसब रहबर आला के पास हुआ करता था फैसले का, इस वक्त मैं समझता हूँ वो इस वक्त इनिशिएटिव पासदारान इनकलाब के हाथ में आ गया, और वही ये चीज़ें जो हैं ड्राइव कर रहे हैं, और उनका इस वक्त तक मतम नज़र यही है कि हम इस नौइयत की डील नहीं करेंगे जिसके नतीजे में ईरान जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ईरान की पोजीशन जो है वो वीक है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जुमे का दिन गुजरा और जुमे का दिन यकीनी तौर पर आजकल के हिसाब किताब में पेट्रोल की कीमत को बढ़ाता है, क्योंकि कम तो हो नहीं रही। आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 21 पैसे कम हुई, मगर हुकूमत ने डीजल की कीमत में 15 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे का इजाफा किया है फ़ी लीटर। इजाफे की असल वजह पेट्रोल और डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 268 रुपये फ़ी लीटर बनती है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर थी, जिसे अब हुकूमत ने बढ़ाकर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर कर दिया है, जिससे पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत अब 415 रुपये है। यानी आम सारिफ पेट्रोल पर 147 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में दे रहा है। इस वक्त FBR का अबूरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल 883 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और इस कमी को पेट्रोलियम लेवी से पूरा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि FBR की नाअहली का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जबकि अवाम जो ये पैसे दे रहे हैं वो क्या जज्बात रखते हैं, ज़रा उनकी राय भी सुन लीजिए। हुकूमत के होश के नाखुन ले, इतनी ज़्यादा ज़्यादती। 3 ममालिक का इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही बंदे से तेल ख़रीदते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? कोई इस वक्त अपोजिशन पार्टी नहीं बोल रही। महंगाई में अवाम पिस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। अफसोस की बात ये है, कोई भी नहीं बोल रहा। जंग चल रही है ईरान और USA की, और बीच में आम बंदा वो फंसा हुआ है, तो हम यही चाहते हैं जंग जल्दी से रुके और पेट्रोल सस्ता हो। चाहते हैं कि गरीब आदमी मारी जाए, तो क्या क्या करें हम बताएं आप? घर के खर्चे पूरे करें, पेट्रोल डबल हो गया, वो किधर जाएगी वो? अवाम का ईरान सोच रहा है, जंग के दौरान फ्री हर चीज़ कर रहा है। हमारे पास जंग भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, उसके बावजूद हम कीमतें आसमान पे ले जा रहे हैं, इसलिए कि इनकी जेबें नहीं भर रही। 3-4 हज़ार का तेल पाईदा 1500 ते आ गए हैं, वो भी मसा जाइदा, फिर फिक्र पई होंदी लीटर का की करिए। ये कोई डायलॉग नहीं बोल रहे हम, हकीकत में अवाम का जिन्होंने जीना तोबर कर दिया। आए दिन 100 रुपये 200 रुपये जो है ना पेट्रोल बढ़ा दिया है। पेट्रोल महंगा हो जाता है ना, फिर भी अवाम का रश लगा होता है। अवाम के पास भी बहुत पैसा है, अवाम भी जो है खूब खरीदने में आसरा नहीं करती है।
ये आवाम के ख्यालात हैं और यकीनी तौर पर 415 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डल रहा है। इसको डिस्कस करते हैं ज़रा क्विकली। एहतशामुल हक साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। इस बीच हमें चौधरी अकमल साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्विकली ज़रा एहतशाम साहब से इजाज़त लेते हुए चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर हुकूमत ने एक बड़ा आसान नुस्खा ढूंढ लिया है कि आप अपने PDL के ज़रिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल और बाकी तमाम जो कमियाँ कोताहियाँ रह जाएँ, आपकी नाअहली हो, उसको आप यहाँ से पूरा कर लें। हैं जी चौधरी साहब? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए मसला इस वक्त ये है कि अगर हम IMF के साथ जो भी शराइत हैं वो प्रॉपरली तय नहीं कर सकेंगे और अगर हम उनके साथ नेगोशिएट ही नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो है ना वो हम नहीं अचीव कर सकेंगे। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको मैं जो है ना वो हुकूमत से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं औरंगजेब साहब, उनकी तरफ ज़्यादा रेफ़र करूँगा क्योंकि वो सारे इसके करता धरता हैं, जिम्मेदार भी उसके हैं। आगे जो IMF के साथ डायलॉग्स वगैरह करने होते हैं उनमें उनका बड़ा किरदार होता है। तो उनको चाहिए कि जब भी टैक्स टारगेट्स जो हैं वो सेट किए जाएं तो रियलिस्टिक किस्म के टारगेट सेट किए जाएं और फिर उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जो है ना वो रियलाइज़ करना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, जंग का माहौल है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर उसमें किसी वजह से खुदा न खासा टारगेट जो है वो मिस हो जाता है, जैसा कि 700-800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बताया जा रहा है, तो उसमें फिर IMF को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ठीक है, हम भी इकोनॉमी का हमें भी थोड़ा बहुत पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है ना वो टैक्स टारगेट 500-600 अरब से उसका शॉर्टफॉल हो जाएगा। और इस माहौल में कि जब जो है ना इकोनॉमी बिल्कुल महंगाई अरूज के ऊपर है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इकोनॉमी जो है वो स्क्वीज होती जा रही है, तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इस बार्गेनिंग चिप को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे आने वाले वक्तों में भी हमारी आजकल बजट के हवाले से बड़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही, तो उसमें भी हम यही बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो हम आने वाले बजट का जो टैक्स टारगेट सिलेक्ट किया जाएगा या ड्यूटीज़ वगैरह का, उसको बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि आया कि ये अचीवेबल भी है या नहीं है। जो हम उधर भी वो 15,500 अरब रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पर क्राइसिस था जिसे हुकूमत ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट, चलो यहाँ से पैसा पूरा हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये हुकूमत अगर इस तरह ऑपरेट करती है कहीं की भी, मतलब यहाँ तो हो ही रही है, तो ये बुनियादी तौर पर आप आवाम को फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पैसे बढ़ा तो दिए, रिवर्स उस स्पीड से होने भी नहीं है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है एग्जैक्टली? देखो, मैं दानादारी की बात तो ये है कि हुकूमत अगर दावा करती है कि जी हम लोगों के लिए ज़िंदा हैं, हम गुड गवर्नेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ही कहते हैं, चलें कहीं कर रहे होंगे, लेकिन असल बात तो ये है कि आप लोगों को रिलीफ कोई दे रहे हैं कि नहीं। रिलीफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी कमर जो है ना वो टेढ़ी कर दी उन्होंने महंगाई के बोझ से। मुझे तो याद नहीं है, शायद चौधरी साहब को याद हो वैद के 2 हफ्तों में कभी 3 मरतबा तेल की कीमतें बढ़ी हों। अच्छा, फिर ज़्यादा परेशानी इस बात की है, जो अफसोस भी होता है कि रीजन के मालिक को देखकर सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ी हैं, किसी और जगह नहीं बढ़ी। अभी जिन दिनों प्राइसेस कम हुई थी, आपने देखा बढ़ाने के बजाय, कम करने की बजाय इन्होंने बढ़ा दिए। 3 दिन पहले मैंने 15 रुपये बढ़ाई है, तो कल इंटरनेशनल अपना मार्केट में कीमतें कम हुई हैं और वो जाके तकरीबन $105 पे आ गई। अब सवाल ये कि जो IMF, वैसे समझने वाली बात तो सोचने वाली बात यह है कि IMF, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जी हमें IMF ने कहा है कि जी क्योंकि आपका टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा और ये तकरीबन जो कहा जा रहा है जो 750 अरब रुपये का शॉर्टफॉल हो गया, अगर ऐसे ही रहता है तो कहा जा रहा है कि ये 850 से 950 तक भी जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि जी आप पेट्रोलियम लेवी लगा दें। और वैसे जब ये चौधरी साहब को याद होगा कि जब ये IMF के साथ प्रोग्राम तय हुआ था तो पेट्रोलियम लेवी कहा गया था जी 50 रुपये तक करनी है मैक्सिमम। हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप 2 रुपये 4 रुपये बढ़ाएंगे। इस वक्त 79 रुपीज़ 50 पैसा हो गई है। तो मेरा ख्याल है 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो यह है कि FBR के चेयरमैन उठते बैठते अपने लिए रिलीफ मांग रहे होते हैं अपने लोगों के लिए। आप देख लें कि 1000 गाड़ियाँ उनको मिली हुई हैं। इसके अलावा आप देख लें 25 करोड़ अवाम है, सिर्फ 50 लाख टैक्स फाइलर हैं। अब ये कि IMF जो है ना, IMF इनको क्यों रिलीफ देता है, बड़ी इंट्रिगिंग बात। अपना टैक्स बेस आप नहीं बढ़ा रहे, तो फिर आप टेक्निकलिटीज़ के जरिए अपना दुकानदारों से टैक्स नहीं ले रहे। एहतशाम साहब, ज़राअत पे टैक्स के मामला को लेकर हम बात कर चुके हैं। हाँ, इसमें जो बात मैं एहतशाम साहब से भी कर रहा था, जी प्लीज़ कीजिए, आखिरी बात कीजिए। आखिरी बात तो वैद इस पर यही है कि अभी मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने भी इशारा किया उस तरफ। अब ये जो बातचीत होगी और या हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि IMF के साथ ये मसला उठाए और IMF को खुद देखना चाहिए कि जहाँ वो कहते हैं कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टैक्स देना चाहिए। अब देखिए ना IMF की कितनी सुबकी हुई कि ज़री टैक्स नहीं दिया, सूबों ने नहीं लगने दिया, पास करवा लिया, वो नहीं आ रहा।
फिर इसको टैक्स को ब्रॉडन नहीं कर रहे। आज आके कहा जा रहा है कि जी या मैं जो आप जिसको कहना चाहिए जो नौकरी का एग्जिस्टिंग टैक्स नेट पे जो है मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी ज्यादती होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात कर रहे हैं, इस क्राइसिस अपॉर्चुनिटी को तो हमने डिस्कस कर लिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, यानी आज जो कीमत बढ़ रही है हुकूमत के 14 रुपये नहीं है एग्जैक्टली, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, फिर वो आपकी ग्रोसरीज में कन्वर्ट हो रही है चौधरी साहब। तो एग्जैक्टली ये जिस तेज़ी से आ रहा है इस तेज़ी से रिवर्स तो नहीं होगा। अगला कितना टाइम मुश्किल है अगर इसी स्पीड से हर जुम्मे पेट्रोल बढ़ रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका जो मेन और मेजर कंपोनेंट है जिस पे सबसे ज़्यादा वेट है, वो नो डाउट पेट्रोल और तेल है। यानी तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी उससे डेफिनेटली इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद दीगर जो अशाया ज़रूरियाँ हैं उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो नो डाउट कि ये जो प्राइसेस हैं इसमें तो अननेसेसरी जो है वो हाइक हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर मैं कहूँ तो देखें, $60 के ऊपर थी जंग से पहले ये वाली कीमत तेल की अगर देखा जाए तो, जिसको बढ़ा के तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 120 तक भी गई है और इस वक्त तकरीबन $100 पर बैरल के ऊपर जो है ना ये ट्रेड हो रही। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए, अगर ये जंग रुक जाती है या इसमें कोई कमी आ जाती है तो बहुत अच्छे सिनेरियो में 75 से नीचे तो ऑयल की प्राइसेस मैं नहीं देखता। और अगर इसी तरह का माहौल रहा तो हमें यही अनफॉर्चुनेटली $100 जो है वो $100 पर बैरल जो है ना ये कीमत का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता हालात इससे मजीद वर्स्ट होते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में जंग के हालात, तो इससे भी ऊपर जा सकता है। तो फौरी तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस जो है ना ये $90 और $100 की रेंज से नीचे आ सकेंगी। इसी हवाले से जो है ना वो हुकूमत को अपने आगे का लायामद तरतीब देना चाहिए। जो टैक्स के टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट, टैक्स का टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना चाहिए। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे जो टैक्स नेट को वसी करने की हम बात करते हैं, सारा कुछ ठीक है, उसको हम मुसलसल डिस्कस करें। लेकिन एक चीज़ हमने और डिस्कस की कि इस वक्त हम पीडीएल के ज़रिए ये रेवेन्यू पूरा करें ना, तो बांग्लादेश को देखें, आप इंडिया को देखें, आप अफ़गानिस्तान को देखें, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के मॉडल को अपनाया। हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? हमारी रिफाइनरीज जो है वो मुनाफे में चली गई। मतलब ये एग्जैक्ट यही टाइम था कारोबार करने का? मुझे तो समझ ये नहीं आई। तो देखिए, पहली बात तो वैद ये मेरा ख्याल है किसी को बच्चे को भी पता है कि हमारे हर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी सोसाइटी में कार्टेल बैठे हैं, माफियाज बैठे हैं, और ये बहुत बड़ा माफिया है। आप देख रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी होगी, ऑयल कंपनीज़ का होगा, इन्होंने सारे फ़ायदे अपने तौर पे लिए हैं। अक्सर तो इन्हीं दोनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ, या पीडीएल के ज़रिए हुकूमत जो फ़ी लीटर आप देख लें 140 से लेके 150 रुपया उनको टैक्स की सूरत में वो ले रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ना कंज्यूमर सोसाइटी है, ना लोग शोर करते हैं, ना बात करते हैं। हम बात के साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हुकूमत कहेगी हमने कर लिया। हुकूमत के पार्ट पे, इस हुकूमत के पिछली हुकूमतों के पार्ट पे यही है कि भाई सारे लोग कहते हैं कि जी आप इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है। अभी प्राइवेट सेक्टर को आप जिस तरीके से एतमाद में लेके आप टैक्सेस बढ़ाएं, ठीक है, वो भी टैक्स नहीं देते, लेकिन ये कोई बात है कि जनाब अब दुकानदार 4 लाख लोगों को मार्क किया हुआ है कि जी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन एक पैसा अवैध देने के लिए तैयार नहीं है। दुकानदार 1000 रुपये सालाना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। जो बंदा 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उससे भी टैक्स लिया जाता है। मेरा ख्याल है जुल्म में ज़्यादती है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इस तरह नहीं चलेगा। अगला बजट आ रहा है, मुझे लगता है 15.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का ये जो हदफ रख रहे हैं रेवेन्यू का, ये पूरा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर IMF के पास जाएंगे। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि कोई FBR वालों के पास उबैद कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो जो IMF को बना लेते हैं, या IMF उनके बारे में बात नहीं करता, बाकी कहते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है शाम साहब, ये जो हम पीडीएल वाला नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, और जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बड़ी गलत रिवायत है और इसका आगे चल के हमें नुकसान ही होगा। हाँ जी चौधरी साहब प्लीज। भाई लास्ट टाइम भी जब इन्होंने टैक्स का टारगेट रखा था ना तकरीबन 13,900 अरब का, उस वक्त भी हम लोगों ने जो है ना कहा था कि तकरीबन ये 1000 अरब रुपए आपने ज़्यादा रखा है, हमारी इकॉनमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अभी आप यकीन करें जंग के जो असरात हैं ना वो फौरी तौर पर हमारे ऊपर आए नहीं, और ये हाल हो गया कि हमारा 700-800 अरब का शॉर्टफॉल है। तो टैक्स टारगेट अगर रियलिस्टिक नहीं होगा तो आवाम का खून नुचड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल नोटेबल है और इसको नोट कर लेना चाहिए। चलें, इसी के साथ हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जुम्मे आसान हो, कीमतें बढ़े नहीं तो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, और अगर हुकूमत को डेफिसिट पूरा करना ही है तो वो कोई और रास्ता ढूंढे, ये पीडीएल के जरिए आवाम का खून निचोड़ना बंद करे। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 10 साल पहले इस वीडियो में मोदी जिस सियासतदान की करप्शन के किस्से मज़े लेकर सुना रहे हैं, 10 साल बाद उसी शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी का वज़ीर आला बना दिया है। लेकिन हकीकत यह है
कि मोदी भारतीय अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो गए और उसकी दलील साफ है, वाज़ेह है कि तमिलनाडु में मोदी की जमात बीजेपी को एक फिल्मी अदाकार जोसेफ विजय से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये कामयाबी इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि विजय ने अपनी सियासी जमात फरवरी 2024 में कायम की और पहले ही इलेक्शन में 234 में से 108 नशिस्तें जीत कर हिंदुत्व के नज़रिए की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन मगरबी बंगाल में मोदी ने धौंस धांधली और इंतहा पसंदी से इक़्तिदार पर कब्जा किया है। मगरबी बंगाल की आबादी 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा तो मुसलमान हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ठीक इलेक्शन से पहले 1 करोड़ के करीब वोटर लिस्टों से नाम खारिज कर दिए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों की थी। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी की जीत के पीछे छुपी बदउनवानी और मुनज़्ज़म धांधली का पर्दा चाक किया है। दी वायर के मुताबिक महज तज़ादात की बुनियाद पर 27 लाख शहरियों को खारिज करने और हतमी फहरिस्त के बाद 6 लाख वोटरों के इजाफे ने मगरबी बंगाल के नताइज पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। मोदी के इंतहा पसंद नज़रियात ने मानीपुर से लेकर बंगाल तक अक़लियतों पर भारतीय ज़मीन तंग कर रखी है। नौमुंतखब वज़ीर आला ने तो वो मुसलमानों के लिए गज़ा बनाने की धमकी भी दी है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी ने न सिर्फ भारत को आलमी महाज पर सफारती तन्हाई का शिकार कर दिया है, बल्कि अंदरून मुल्क भी मोदी की मकबूलियत में इंतहाई कमी हुई है। ऐसे में भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, मंजरनामा क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। हैदर हयात खान ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, सारे मामले पर गिरफ्त रखते हैं और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यानी तौर पर ये जो मार्का हक बुनियानुम मरसूस की कामयाबी है, जिसे हमने भरपूर तरीके से मनाया है गुज़श्ता हफ्ते, इसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि मोदी का इंडिया आइसोलेट तो हुआ, मोदी इंडिया में भी आइसोलेट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वैद भी इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपने इंटरव्यू के अंदर जो सारी चीज़ें बताई, बिल्कुल यही सूरत हाल है इस वक्त भारत की। वेस्ट बंगाल में उन्होंने जो कुछ किया, इवन असम में जो शख्स इस वक्त दोबारा चीफ मिनिस्टर बनता दिखाई दे रहा है, ये वो शख्स है जिसने ओपनली थ्रेट किया था वहाँ पर मुसलमानों को। और ये तरीका वारदात इन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में सीखा है। बीजेपी का जो इलेक्शन सेल है वो अब काम क्या कर रहे हैं, वो करते ये हैं कि उन्होंने 5-6 लाख ऐसे लोग रखे हुए हैं जो स्टेट वाइज जो है वो एक स्टेट पे वोट कास्ट करते हैं, फिर अगले स्टेट में जब इलेक्शन रहता है तो वही 4-5 लोग अगली स्टेट में जाकर वोट कास्ट कर रहे होते हैं। और ये ट्रेंड हम लोगों ने देखा जिस वक्त दिल्ली में पहले इलेक्शंस हुए, उसके बाद 4-5 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में भी वोट कास्ट किया। और बाद में जब बिहार में इलेक्शंस हुए तो बिहार में जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 91 लाख वेस्ट बंगाल में वोटर्स जो हैं उनको वोट कास्ट करने से महरूम रखा गया, उनको वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया। यही पैटर्न बिहार में था। लेकिन वो 4-5 लाख लोग जिन्होंने दिल्ली में वोट कास्ट किए, उन्होंने जाकर बिहार में वोट कास्ट किए। एक तो इन्होंने स्ट्रेटेजिकली काम किया, इन्होंने देखा कि वो कौन से हल्के हैं जहां पर ये इनके कैंडिडेट्स जो है वो गुज़श्ता इलेक्शंस में कम मार्जिन से जीत रहे थे, वहां पर इन्होंने उनको कवर किया। अब आप ममता बनर्जी की मिसाल ले लें, 51,000 वोट सिर्फ ममता बनर्जी के हल्के के कैंसिल हुए और ममता बनर्जी जो है वो 15,000 वोट से इलेक्शन उन्होंने लूज किया है। तो ये मोदी और उसका बीजेपी के जो इलेक्शन सेल है वो बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बिलखसूस ये जो ऊपर की रियासतें हैं जिनको बफर जोन भी बहरहाल कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये जो नीचे की रियासतें ये डफर जोन है, तो ये जो बफर जोन है यहाँ पर तो बिल्कुल बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। आप देखेंगे कि बंगाल में इस वक्त जो दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं, इवन शुभेंदु अधिकारी जो है इसका पीए भी मारा जा चुका है। इस वक्त हालात कलकत्ता में भी बहुत ज्यादा खराब है और दीगर बंगाल के शहरों में भी सिचुएशन बेहतर नहीं है। बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी ने धौंस और धांधली के साथ जो हुकूमत वहां पर बनाई है, लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सिमिलरली आपने जोसेफ विजय का जो हवाला दिया, बिल्कुल 2 साल पहले उसने अपनी जमात बनाई और सबसे मेन चीज जो उसने कही कि मैं अगर इक्तदार में आया मैं बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा। तमिलनाडु के वोटर्स किसी सूरत मोदी को पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये घटिया शैतान जो भारत में इस वक्त इक्तदार पर काबिज है, ये इस लायक नहीं है कि ये 1 करोड़ 40 लाख भारतीयों का फैसला कर सके। तो वहां पर अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ। आप केरला ले लें, गो के केरला में चंद माह कबल एक म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए और बीजेपी पहली मर्तबा केरला के किसी बड़े शहर में अपनी जो है वो मेयर बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद अब अप्रोच ये थी कि शायद वहां पर भी वोटर ट्रेंड तब्दील होगा। बीजेपी ने काम किया वहां पर भी, लेकिन केरला में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जाहिर है केरला है या हम बंगाल की बात करें या फिर अगर हम विजय की जीत की बात करें,
तो ये जो पैटर्न है ये क्या बता रहा है कि मोदी कितने टाइम में वॉश आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं भारतीय सियासत से, और इसको केटर करने के लिए, क्योंकि देखें उनकी एक हिस्ट्री है गुजरात वाली भी, और फिर उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियादों पर जो वो पाकिस्तान के साथ करते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है ना, या तो वो इंटरनली इन मामलों को इतना बिगाड़ दें या फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमला कर दें। तो पैटर्न आपको क्या बताता है कि मोदी का डिफेंस क्या होगा और ये जो वॉश आउट फार्मूला है ये कितना टाइम लेगा? देखिए अवैध भी, इसमें भारत की ऑपोजिशन की जमातों को एक तो फैसला करना है कि वो इसके खिलाफ काउंटर स्ट्रेटेजी कैसे बनाती है। बीजेपी ने अपना बड़ा बनाया और वो जो स्ट्रेटेजी उनकी है, ये मुश्किल काम है ना, 4-5 लाख वोटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना, फिर वोटर कैंसिलेशन, या तो इसके ऊपर ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोई लाएअमल बनाए और बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाएं, फिर इसमें कुछ हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस के भी बहुत से गलत फैसले हैं, जिस तरह अभी पंजाब के बाद हरियाणा में जो इलेक्शंस थे, बीजेपी कांग्रेस चाहती तो अच्छी पार्टीज के साथ अलायंस करके, जो चाहती थी कांग्रेस के साथ अलायंस में जाए तो वहां पर गवर्नमेंट बना सकती थी। तो एक तो वहां पर मसला है ऑपोजिशन की पार्टीज का। दूसरा, जहां तक बात है मोदी का, मोदी ने गुज़िश्ता 12 साल में गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारत में एक सर्टेन चंक के अंदर जो अप्रोच डेवलप कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। अब अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता साल जब हमने उनको शिकस्त दी, उनका गुरूर खाक में मिलाया, उनकी फिजाइया को मनोमट्टी तले दफन किया, उसके बाद एक अप्रोच तब्दील होना शुरू हो चुकी है। इवन वहां पर मीडिया पर बैठकर जो सेन लोग हैं वो मोदी पर भी सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं, वो मोदी की स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जो भारतीय आर्म फोर्सेस जिस तरीके से मोदी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी उन्होंने ठीक ठाक क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ उनके एक्सपर्ट शामिल नहीं है, उनके फॉर्मर सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो मिलिट्री वाले लगते हैं और हमारे जो मिलिट्री वाले हैं वो पॉलिटिशियंस बन गए। इस तरह की स्टेटमेंट्स वहां पर आ रही हैं जो लोग बिल्कुल वहां पर पसंद नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर यहां पर भारत की ऑपोजिशन थोड़ी सी दानिशमंदाना इक़दामात करते हुए बेहतर फैसले करेगी तो वो वक्त दूर नहीं है। जब मतलब इसमें खास तौर पर अगर कोई अलायंस की सूरत मूव किया जाए तो फिर इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज वहाँ निकलता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हैदर। यकीनी तौर पर भारत के जो हालात हैं, जो वोटर है वो नरेंद्र मोदी से डिस्कनेक्ट का शिकार है, और क्यों ना हो जो पॉलिसीज़ हैं वो साफ बताती हैं कि मोदी के भारत में ना मुसलमान महफूज हैं ना मसीही महफूज हैं, और जो न्यूट्रल हिंदू हैं वो भी महफूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ जी रहा है जो हिंदुत्व नज़रिए का हामी है। खैर, प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।